प्यारे बच्चों, मिलाट की एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th के गणित के यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पिछले साल के यानी जो प्रीवियस ईयर के आपके एनुअल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, पेपर हैं, उनके सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लाए हैं आपका 2022 का पेपर का सॉल्यूशंस। ये देखिए, जो आपके दोनों मीडियम में रहेगा तो आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये किस प्रकार का रहेगा, ये देखिए 2022 के पेपर का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा का पेपर है। इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, तो ये आपको इसलिए बताया कि आपको लगे कि वही पेपर है। और सेट ए लिया गया है। क्वेश्चन स्टार्टिंग से आप ला लेना। देखिए, पहले क्वेश्चन है MCQ वाले, यानी पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखने वाले। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, HCF पता करना है। ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब देखिए, हम इसे लेंदी मेथड ना अपना के शॉर्टकट तरीके से इसे करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बार आप जब समझेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर ये आप मेथड अच्छे से समझ जाएंगे तो अपन ऑप्शन से ही इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर दिया करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF होता क्या है। इसको बोलते हैं मासा, महत्तम समार्थक भी बोलते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जैसे 91 और 21 का हमें मासा निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो HCF वह संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को, अगर दो संख्याओं का HCF निकालते हैं तो उनका HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। ध्यान रखें, पूर्णतः विभाजित कर दे यानी डिवाइड कर दे, पूरा का पूरा इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो सीधा सीधा वही आंसर हो जाएगा इसका HCF का। तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर ध्यान रखिए, अगर दो ऑप्शन, तो एक एक करके हम ये चारों ऑप्शन को चेक करेंगे कि दोनों संख्याओं को कौन सा नंबर या ऑप्शन पूर्णतः डिवाइड कर रहा है यानी विभाजित कर रहा है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे चार ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है, पर प्रोसेस हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे अब देखते हैं ये पहला ऑप्शन। ये देखिए ऑप्शन, इसको 91 को चेक कर रहे हैं। तो 91 से हमने इन दोनों संख्याओं को, ये 91 और 21 लिख लिया। फिर और ये दोनों संख्याओं को हम इससे डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम, इसने इसको डिवाइड कर दिया है, पूर्णतः 1 आ गया है। पर ये 91 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये देखिए नहीं कर रहा है। तो दोनों संख्याओं को इस वाले ऑप्शन ने डिवाइड नहीं किया है, ए ऑप्शन ने, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। फिर आइए, इसी प्रकार हमें दूसरे ऑप्शन से चेक करना है हमेशा। ये देखिए, दूसरे ऑप्शन से इस संख्या को भी डिवाइड करके देखेंगे। तो ये देखिए, ये डिवाइड नहीं हो रही है संख्या। 21 से 91 यानी 91 21 से विभाजित नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है। जबकि हमने बताया दोनों संख्याएं होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन, ये देखिए तीसरा ऑप्शन ये रहा, यानी इन दोनों संख्याओं को इससे करके देखते हैं। तो 13 1 जा 13 और 13 7 जा 91, 91। तो ये तो विभाजित हो गया, पर यहाँ देखिए ये 13 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होता आंसर। फिर देखिए चौथा भी देखते हैं अब हम, ये 12। तो देखिए अब 12 से डिवाइड करके देख रहे हैं आप दोनों को। तो देखिए ये 3 चौक 12, 3 से 21 तो पूरा नहीं कट रहा है ना। ऐसे ही ये भी नहीं कट रहा है। तो कुल मिला के ये भी आंसर नहीं होगा। तो अनफॉर्चुनेटली इनमें चारों ऑप्शन में आपका आंसर नहीं दिया है, पर आप प्रोसेस देखें। अब हम देखते हैं, अब एक हम ऐसी संख्या चुनते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे। देखिए 7 से इसको कट करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, तो पूरा कट गया है। और 7 से ही इसको काटेंगे तो ये हो गया। इसका मतलब जो 91 और 21 थे, ये 91 और 21 थे, वो 7 ने दोनों को डिवाइड कर दिया। इसके मतलब जो हमारा HCF है वो कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से ऑप्शन से ही आसानी से चेक कर लेते। पर पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा पड़ गया है कि उसके चारों ऑप्शन में उत्तर है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर था वो था 7। तो इस प्रकार आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम आसानी से सोल्व कर देंगे। चलिए आप देखते हैं, तो यही सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए समीकरण निकाय दिया है, यानी ये देखिए दो इक्वेशन दी,
तो इसमें से हल पूछ रहे हैं कौन से। आइए आपको एक चार्ट याद कराते हैं। ये देखिए, इन तीनों कंडीशंस को हम चेक करते हैं एक एक करके। जैसे ये a1x और b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको बोलते हैं a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएंगी, ये देखिए, a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है 5। यहां से हम निकालते जा रहे हैं। ये देखिए, है ना, ऐसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है, -3, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू 1। तो इनमें एक एक पहले हम इसको चेक करेंगे। देखिए, इसको चेक करें अगर a1/a2 और b1/b2, इसको अगर चेक करेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं सारी। तो a1/a2 तो 1/-3, फिर b1/b2। तो देखिए, इसको कट करेंगे तो यार ये देखिए, तो ये वाली कंडीशन नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसमें बराबर हो गए। आइए इसी को तीसरी कंडीशन चेक करेंगे। तो तीसरी के लिए ये वाला हो जाएगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2। इसमें वैल्यू रख के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो a1/a2, देखिए a1 की वैल्यू ये रहा, a2 की वैल्यू ये रही, तो 1/-3। तो इसका वही हो जाएगा 2/-6, और थर्ड हो जाएगा देखिए 5/1। तो यहां हम देखते हैं, ये देखिए 1/3 और ये 5/1। तो ये देखिए, तो इस तरीके की जो आ रहा है ये, तो इस तरह की कंडीशन देखिए कहाँ पे है, ये रहा सेकंड वाले में। तो ये फॉर्मूला जब लग रहा है, ये देखिए ये इससे मैच कर रहा है, तो इसी के आगे जो स्टेटमेंट दिया है, यानी कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ये देख लेते हैं हम। देखिए, ये वाला फिट हो रहा है, तो कोई हल नहीं है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन बी लगा देंगे। तो ऐसे हमें चेक करना है। इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लें, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करते जाएं। और कभी कभी ये सीधा सीधा ही पूछते हैं ऑप्शंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द्विघात बहुपद, यानी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है, इसके शून्यकों का योग क्या होता है, यानी एक्स के जो आंसर निकालते हैं। देखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके दो आंसर निकलेंगे, यानी एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, तो उनका योग, उन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं, तो उनका योग। तो आइए इसको आपको याद करने के लिए बताते हैं। शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है, ये देखिए, -b लिख देते हैं माइनस लगा के, और इसके अपन में a लिख देते हैं, तो यही है। तो ये हम देख लेते हैं कहाँ है, किस ऑप्शन में दिया है। ये देखिए, इसमें दिया है, तो इसलिए हम इसको लगा देंगे। तो आप ये दोनों चीजें आप अच्छे से याद कर लें, इससे ही ऑप्शन में आप आसानी से टिक कर पाएंगे फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ। अब द्विघात समीकरण ये है, यानी कि अगर इसे ऐसा लें, a² + bx + c = 0, तो इसके विभक्तिकर का मान कितना होगा, तो देखते हैं ये। तो विभक्तिकर का सूत्र देखिए, ये d बराबर ये इतना होता है, तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। a का मान कितना है यहाँ पे 1, a की वैल्यू 1, और b की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 4। तो ऐसे हम तुलना कर लेंगे इससे, इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर, ये 4 एज इट इज, a की वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी है 1, और फिर c की वैल्यू रखेंगे 4। तो यहाँ देखिए माइनस बचेगा नहीं, तो 16 हो जाएंगे 16, और 4 जा कितने हो जाएंगे 16, तो कहा गया इसका 0। तो ये जो विभक्तिकर है d, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे, तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ये देखिए ऑप्शन सी में इसका आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। मान लीजिए एक वृत्त है, ये देखिए, इसका कोई सा भी एक, ये सेंटर हो गया, उसका केंद्र हो गया। अब वृत्त के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लिया। अब वो कह रहे हैं वृत्त के किसी पॉइंट पर, यानी पर्टिकुलर एक विशेष पॉइंट बोल दिया, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं निकलेंगी, यानी टेंजेंट निकलेंगी, यानी उसको छूती हुई कितनी रेखा निकलेंगी। सिर्फ एक पॉइंट की बात हो रही है, तो यहाँ हम देखते हैं एक ही टेंजेंट निकलता है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, इट मींस टेंजेंट। तो कितनी निकली, एक, इसलिए इसमें जो आंसर लगेगा वो देखिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 1।
नंबर ऑफ टेंजेंट पूछे थे, यानी कि इस एक ही बिंदु से, सर्कल के एक ही बिंदु से कितनी लाइन से गुजर जाएंगे, तो वही गुजरेगी। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी पूछी गई है। तो आइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र देखते हैं। तो इसको मैं P मान लेता हूं, इसको Q मान लेता हूं। अब देखिए, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम रखना, देखिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम रखते जाएंगे। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए x2 की वैल्यू देखिए x1 की वैल्यू ये रही 0, तो 0 लिख दी। इसी प्रकार ये सारी वैल्यू यहाँ रख दी है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 0 ना किसी में घटेगा ना जुड़ेगा, तो ये हट जाएंगे, तो यहाँ -5 बचा और यहाँ भी -5 बचा। अगली बार में देखिए, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, माइनस नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए -5 पे स्क्वायर लगाएंगे तो -5 इंटू -5, तो इससे ये कट गया तो 25 आ जाता है। तो ध्यान रखें, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस हमें नहीं लगाना है। जब भी स्क्वायर होता है तो माइनस उसमें नहीं लगाया जाता। तो अभी आ गया है तो इसमें भी माइनस नहीं बचेगा। तो 25 और 25 यानी 25 कितने हो जाएंगे, 50। अब इसके फैक्टर कर देंगे हम, 25 25 दूनी 50, यानी 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, ऐसे तोड़ दिए। अब हमें ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन जाता है, उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। तो इसमें से ये इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ गया, 5 आ गया, अंदर ये √2 बचेगा, तो ये आ गया। तो इन दोनों दो बिंदुओं के बीच की दूरी आई है 5√2 यूनिट। तो जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसमें क्या आएगा, यानी दो संख्याओं का अगर HCF और LCM का गुणा करेंगे, ये देखिए गुणा कर किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब भी दो संख्याओं का HCF यानी मासा और लासा यानी HCF और LCM का गुणा करते हैं, तो उसका जो आंसर होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। जिन संख्याओं का हम HCF और LCM निकाल रहे हैं, तो उनका गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। तो ये एक समीकरण दिया है, इसमें यदि कह रहे हैं, यदि इफ x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू पता करना है। तो ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ x की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस लगा है प्लस, y लगा है y, और ये 8। ये देखिए, ये संख्या 3 को उधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस की है। तो y अपनी जगह पे बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा, 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स को भर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, एक बहुपद जिसकी घात 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, तो वो किस टाइप का बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आइए हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जो घात 3 वाला है, देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3। और इस प्रकार का अगर संख्याओं में एग्जाम्पल लें तो ये तो पूछ रहे हैं, जिस ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो, यानी उसकी डिग्री 3 हो, तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि प्रथम पद a हो और सार्वंतर d हो, तब nवें पद का सूत्र क्या होता है। यानी फर्स्ट टर्म a दिया हो और d दिया हो कॉमन डिफरेंस, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, ये रहा n टर्म का फॉर्मूला, जिसमें ये फर्स्ट टर्म हो जाता है और ये सार्वंतर हो जाता है और ये नंबर ऑफ टर्म हो जाते हैं। चलिए आगे, तो इसमें हम ये भर देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, प्रत्येक वर्ग डैश होते हैं, यानी ईच स्क्वायर। तो आइए अब देखते हैं, ये स्क्वायर ले लिए हमने, ईच वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग कह दिया, कहीं बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो हम जानते हैं समरूपता में, समरूपता यानी सिमिलरिटी, इसी कंडीशन क्या होता है, यानी जो फिगर रहता है शेप कैसा होता है, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए शेप, बट साइज क्या होना चाहिए, डिफरेंट। साइज का मतलब आकार, ये होना चाहिए डिफरेंट, यानी अलग। तो क्या होता है, ये सिमिलरिटी में आते हैं। और सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी होती है
उसमें क्या होता है कि शेप भी सेम रहता है और साइज भी सेम रहता है। तो इसमें जो हम वर्ड भरेंगे वो भरेंगे समरूप होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं, वो समरूप होते हैं, यानी सिमिलर हो जाते हैं। तो ईच स्क्वायर आर सिमिलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह किस प्रकार की रेखा कहलाती है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो आइए अपन चित्र देख लेते हैं। ये सेंटर हो गया, सर्कल हो गया। अब देखते हैं एक लाइन जो दो पॉइंट पे काट रही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन काफी आता है। ये दो पॉइंट पे काटी है, उसे छेदक रेखा बोलते हैं या फिर सेकंड बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। त्रिज्या आर वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है। तो देखिए सब लोग जानते हैं, एक छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं, जो आर त्रिज्या का एक सर्कल है, वृत्त है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़िए मिलाइए। ये देखिए अब हम देखते हैं इसका क्या हुआ। देखिए ये 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपको याद रखना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये इसके आगे को जोड़ देना है, तो इसमें चेंज हो जाएगा। सेक के आगे क्या जोड़ देंगे? को, तो ये हो जाएगा कोसाइन। और ध्यान रखें आप, ये 90 हट जाता है और जो थीटा यहाँ पे आ जाता है, बस चेंज हो गया। तो ये किसमें दिया गया है, उससे हम इसे मिला देंगे। तो देखिए इससे मिला दिया। अब देखते हैं सेकंड, कोस थीटा। तो कोस थीटा देखिए ये इससे मिलाएंगे। इसका कंसेप्ट देख लीजिए, ये 1/sec। ये क्या होता है, आपस में अपोजिट होते हैं, यानी ये सेक कॉस की जगह पे आ सकता है, कॉस सेक की जगह पे आ सकता है, इसलिए इससे मिलाया है। अब देखते हैं साइन जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो इसे हम किससे मिला देंगे? बी से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे याद करना है आपको, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है। अब देखिए इस वाले का, तो देखिए अंदर वाले का इसका है ना रूट, बिना रूट के सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा सेक थीटा विदाउट रूट के। तो ये कहाँ दिया है? ये इसमें दिया गया है। अब इसका देखते हैं। तो अंदर अंदर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे रूट कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा साइन थीटा। तो ये अपन किससे मिला देंगे? ऑप्शन ई से मिला देंगे। इस प्रकार हमारी सभी जोड़ियां हो गई हैं। आपको इसके लिए फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस। ये देखिए अब देखिए आपको बता दें, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, पर ये चूंकि 2022 का क्वेश्चन पेपर है तो उस टाइम इस सिलेबस में था, पर तो भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें क्या संबंध है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए 6, इसको 6 को हम ले सकते हैं 2 गुणा 3, यानी 2 × 3। तो ये इसको बोलते हैं 2 2 6 का फैक्टर है, फैक्टर है। ऐसे 3 6 का फैक्टर है, गुणनखंड है। फैक्टर मीन्स गुणनखंड है। तो अगर ये किसी के प्रोडक्ट में है, यानी फैक्टर में है, तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो ये भी चीज वही हो रही है। देखिए A = B × Q। तो इसमें क्या संबंध है? तो इसको लैंग्वेज के रूप में ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा। देखिए अगर इसको ऐसे लें, A = B × Q, तो यहाँ हम इसको कैसे लिखेंगे? B A का गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया है, गुणनखंड है मतलब फैक्टर है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर चूंकि अपन पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ABC वास्तविक संख्या है, कोई भी नंबर है और एक पर जुर्मी है। द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो उसका वो फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है। तो इस तरीके का वो फॉर्मूला रहता है, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना। अब देखिए आपको दो तरीके हैं, हिंदी में और कुछ पूछा है। ये देखिए द्विघात समीकरण पूछा है। अगर देखिए समीकरण पूछा है, समीकरण समीकरण द्विघात, अगर समीकरण पूछा है द्विघात समीकरण, तो वो हो जाएगा ऐसे, ध्यान रखें, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो इस प्रकार लिखना है हमें आंसर।
ठीक है, क्योंकि हिंदी में अलग दिया है और इंग्लिश में अलग पूछा है, तो दोनों चीजें बता देते हैं। अगर द्विघात बहुपद पूछा है, बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, तो हमें इसका आंसर ऐसे लिखना है, इसमें इक्वल में जीरो नहीं लगाए। तो आप देख लें, थोड़ा इसमें डाउटफुल है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, इसलिए आपको दोनों ही चीजें बताती हैं। तो जैसा आपके एनुअल एग्जाम में पूछे वैसे ही आपको जवाब देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, समकोण त्रिभुज की प्रमेय क्या है? तो राइट एंगल की जो थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो थ्योरम है, देखिए समकोण त्रिभुज ये होता है, तो हम जानते हैं कर्ण, लंब और ये आधार। अगर ये थीटा है तो यानी हाइपोटेनियस, टेनियस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, तो इस प्रकार ये रहता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो यही सीधा सीधा इतना आंसर हमें लिख देना है, बस ये आपको एक्सप्लेन समझाने के लिए था, बाकी यही आपको स्टेटमेंट लिखना है एक वर्ड में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, मूल बिंदु से इस बिंदु की हमें दूरी पता करना है, तो दूरी का यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो लगा के करेंगे। तो मूल बिंदु देखिए ये होते हैं, ठीक है। आइए इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसको मैं अगर इसको P मानता हूँ, इसको Q पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x1 और ये y1 और ये हो जाएगा x2 और इसको बोलेंगे y2। तो बारी बारी से इसकी वैल्यू रख देंगे। देखिए x2 ये रहा, x2 की जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। x1 ये रहा, ये देखिए इसकी जगह पे ये लिख दिया। ऐसे ही y2 ये रहा, y लिख दिया, और y1 ये रहा, देखिए जीरो, तो ये जीरो लिख दिया है। तो ऐसे ही इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जीरो ना किसी में जुड़ेगा ना घटेगा, तो हट जाएगा भाई, तो x बचेगा और ये इधर ये बचा। बस इसी को हम ये आंसर के रूप में लिखते हैं। तो आपको याद रखना है, किसी भी पॉइंट की जब डिस्टेंस निकालें जीरो मूल बिंदु से ओरिजिन से, तो सीधा सीधा उसके एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलिए, तो आंसर ये लिखना है आपको, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? ये वर्ग स्क्वायर नहीं है। व्हाट इज द क्लास ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्क्वायर? तो आपको एक मान लो सवाल देते हैं, सवाल देख लेते हैं अपन। तो इसमें हम देखते हैं, ये देखिए 20 यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, ये आवृत्ति, आवृत्ति बोलते हैं, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो ये सबसे अधिक है, देखिए 20 सबसे अधिक बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो वो पूछ रहे हैं इसके सामने जो ये क्लास इंटरवल है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं क्लास इंटरवल को? यानी 125 से लेकर 145 वाले इंटरवल को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम नाम देते हैं बहुलक वर्ग, मोर इंटरवल कहा जाता है। तो ये बाकी चीजें आपको समझाने के लिए है, आपको ये वर्ड लिखना है सिर्फ, ये आंसर लिखना है, ये सिर्फ, बाकी सबको हटा दें, सिर्फ एक्सप्लेन किया है उससे। चलिए अगला देखते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है एक पासा हमने फेंका, तो उसमें 6 अंक आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पर कोई कहे कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रायिकता निकालो, तो हमें पता है कितनी भी बार फेंक लें उस पर 8 अंकित होता ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इवेंट होती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी शून्य आती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये देखिए, और उसके ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? उनका जो योग होता है वो 1 होता है। तो यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमने इसका मान पूछा था पूरे का, तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है? 1 के, इसलिए सिर्फ यहाँ पर 1 दिखाते हैं हम, ये हो गया आंसर। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सत्य सत्य वाले। अब देखिए इसमें ये सवाल दिया है, इसमें पूछ रहे हैं x का मान 0 और 1 आ रहा है क्या, 0 और 1 आ रहा है क्या? तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई दो चीजें गुणा में होती हैं, तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखते हैं, एक बार इसको।
तो यहाँ हम कर लेंगे x बराबर 0 या और x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 0 तो एक आंसर आ गया है हमारा, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो हमने देखा x बराबर 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो ये कथन क्या हो गया, सत्य है, यानी कि ट्रू है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सामांतर श्रेणी दी है ये, इसका 10वां पद -17 है क्या, आइए चेक कर लेते हैं हम। तो a बराबर यहाँ देखिए प्रथम पद कितना है, इसमें 10 है, 10 है। अब d निकालेंगे तो d हमें देखिए हम जानते हैं अगले पद में से उससे पीछे वाला पद टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं तो आ जाता है। तो 7 - 10, 7 - 10, तो ये कितना आ जाएगा, d कितना आ गया, -3। अब हमें देखिए nवां पद निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम ये देखिए ये तो निकाल लिया, nवें पद का फॉर्मूला ये होता है। तो हमें कितना पद निकालना है, देखिए 10। तो n की वैल्यू कौन सा है, 10, क्योंकि हमें 10वां पद निकालना है यहाँ पे। a कितना था, प्रथम पद, ये देखिए ये रख दिया हमने। n चूंकि यहाँ पे 10 लिखा है इसलिए यहाँ पे भी 10 लिखेंगे, 1 अपनी जगह पे आएगा। d की वैल्यू कितनी आई है, देखिए -3, तो यहाँ -3 लिख दिया है। अगले स्टेप में फिर देखेंगे, ये अपनी जगह पे है, 10 में से 1 गया तो ये देखिए 9 बचेगा, ये अपनी जगह पे है। अगले स्टेप में फिर एक चीज और कर लेंगे हम सोल्यूशन, ये अपनी जगह पे है, 9 - 3 = 27 आ जाएंगे और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -70। तो यहाँ पे देखिए जो 10वां पद है, 10वां पद मतलब A10, वो कितना आ गया, -17 यानी -17। इस वजह से ये कथन क्या है, सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका वो कैसे आपस में बराबर होते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और आर ऑलवेज इक्वल। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए हमने ABC एक ट्राइंगल ले लिया और एक ले दिया PQR। अब अगर हम सिमिलर मान लें इसे सिमिलर, तो एक थ्योरम होती है कि जो त्रिभुज यानी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं यानी समरूप होते हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये देखिए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया, AR का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के, संगत भुजाओं के जो करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी ये साइड तो ये वाली साइड, ये वाली साइड तो मतलब ये वाली साइड, और ये वाली साइड मतलब ये वाली साइड, तो ये होती है करस्पॉन्डिंग साइड। तो जैसे AB, तो AB इसकी AB भुजा ली है तो इसकी हम कौन सी लेंगे, PQ। ऐसे BC ले रहे हैं तो BC और इसकी लेंगे QR। ऐसे इसकी AC भुजा लेंगे तो नीचे वाले इसकी लेंगे PR। तो यहाँ उसको समरूप त्रिभुज होते हैं यानी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उनका उनके जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। यानी भुजाओं के देखिए साइड है उसका वर्ग और फिर रेशियो है, ये देखिए है ना, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात यानी उनके स्क्वायर का रेशियो, तो उसके इक्वल होता है। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। अब आपको ये क्यों बताया गया है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको रूल याद कर लेना है, इसके ऊपर बहुत सरलता क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शंकु का आयतन इतना होता है क्या, ये वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इतना। तो आइए हम देख लेते हैं, शंकु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है, वो 1/3πr² होता है। तो ये थोड़ा कम दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, कथन असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए अब देखते हैं, अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज 4/3πr²। अब देखिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जो पूरा गोला होता है उसका आयतन होता है 4/3πr³, 4/3πr³। बट आधा गोला होता है उसका 4 की जगह पे कितना आ जाता है, सिर्फ 2 आ जाता है, 2/3πr³। तो इसमें आधे गोले की बात हो रही है, तो ये गलत दिया है। ये पूरे गोले का फॉर्मूला दे दिया है, बट पूछा आधा गोला है, तो इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब माध्य का बराबर बहुलक और 2 माध्य। अभी आपका प्री बोर्ड में क्या किया था उन्होंने, ये पूछा था, ये हटा दिया था और इतना हिस्सा पूछा था, तो वहां 2 मीन आंसर था यानी 2 माध्य आंसर था। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें, कैसे भी याद कर लें, तो उससे आपका क्वेश्चन हो जाए, काफी पूछे जा रहा है। तो ये कथन क्या है, सत्य है।